जैक्सन को एक टेक्स्ट मैसेज आता है जिसके बाद जैक्सन ऐसे रिएक्ट करने लगता है जैसे कि वो पोजेस्ड हो। वो ड्राइव करके एक वेयरहाउस जाता है जहाँ एक रेव पार्टी की टिकट्स खरीदने के लिए लंबी लाइन लगी होती है। मैट भी वहाँ होता है। वो जैक्सन को देख के डर जाता है क्योंकि डिटेंशन के दौरान जैक्सन ने उस पर अटैक किया था। मैट डर के मारे जैक्सन को लाइन में आगे जाने देता है। स्कॉट भी जैक्सन का पीछा करते करते वहाँ आ जाता है। वो भी उस रेव पार्टी की टिकट खरीदने के लिए लाइन में लगता है, लेकिन वो टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और स्कॉट के पास इतने पैसे नहीं होते। जैक्सन उन टिकट्स को बेचने वाली लड़की के साथ बहुत क्रीपी बिहेव करता है, जिस वजह से वो लड़की डर जाती है और जैक्सन को टिकट देने के बाद टिकट काउंटर बंद कर देती है। साइल्स और उसके डैड डिनर कर रहे होते हैं। साइल्स नोटिस करता है कि उसके डैड के ऑफिस में नोटिस बोर्ड पर वो सारे क्लूज और एविडेंस मार्क्ड हैं जो बीकन हिल्स में हो रहे रीसेंट मर्डर्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के बाद शेरिफ को मिले हैं। शेरिफ साइल्स को बताते हैं कि उस ट्रेलर वाले कपल और उस मैकेनिक के मर्डर के बीच में एक चीज़ कॉमन है। वो तीनों ही लोग 24 साल के थे। पहले तो शेरिफ को लगा कि ये मर्डर पैटर्न है, पर आइजक के डैड तो 24 साल के नहीं थे, फिर उस खूनी ने उनको क्यों मारा। देन शेरिफ ने थोड़ा और इन्वेस्टिगेट किया तो उनको पता चला कि आइजक का एक बड़ा भाई भी था जो कॉम्बैट के दौरान मारा गया था। अगर वो आज जिंदा होता तो वो भी 24 साल का ही होता। साइल्स और शेरिफ इस बारे में और क्लूज ढूंढते हैं तो उनको पता चलता है कि वो सारे विक्टिम स्कूल में एक साथ पढ़ते थे और 2006 बैच को बिलोंग करते थे। इन विक्टिम्स में एक चीज़ और कॉमन थी कि वो सभी लोग मिस्टर हैरिस के स्टूडेंट्स थे। वो लड़की जिसने एपिसोड के स्टार्टिंग में जैक्सन को टिकट्स भेजी थी, उस लड़की की पिक्चर भी 2006 वाली ईयर बुक में होती है और उसका नाम केट सिमन्स लिखा होता है। क्रिस एलिसन को अपने साथ मॉर्ग ले जाते हैं और उस ट्रेलर वाले कपल की डेड बॉडीज दिखाते हैं। वो कहते हैं कि ये काम दो मर्डरर्स का है, एक कैनिमा जिसने उस हस्बैंड को मारा और एक ह्यूमन जिसने उस वाइफ को हॉस्पिटल में मारा। क्रिस एलिसन को समझाते हैं कि क्योंकि वो लोग हंटर्स हैं और सुपरनैचुरल क्रिएचर्स के बारे में जानते हैं, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लोग ह्यूमंस को ऐसे क्रिएचर्स से प्रोटेक्ट करें। इसलिए उस कपल की डेथ के लिए कहीं ना कहीं वो लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो लोग उस कपल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। क्रिस कहते हैं कि अगर एलिसन को उस कैनिमा के बारे में या उसकी मास्टर के बारे में कुछ भी पता है तो उसको उनको बता देना चाहिए, ताकि क्रिस अपनी टीम के साथ उस कैनिमा को पकड़ सके, क्योंकि अगर अब उस कैनिमा ने किसी और को मारा तो इसके लिए एलिसन भी उतनी ही जिम्मेदार होगी, क्योंकि उसने अपने डैड से सच छुपाया। क्रिस की बातों से एलिसन गिल्टी फील करने लगती है और उनको जैक्सन के बारे में बता देती है। डेरिक और आइजक वेट क्लिनिक आते हैं। स्कॉट कहता है कि डेरिक को आइजक को वहाँ नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि स्कॉट आइजक को ट्रस्ट नहीं करता है। आइजक कहता है कि वो भी स्कॉट को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता है। डेरिक कहता है कि ही डजंट केयर कि वो दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं या नहीं। अभी के लिए उनको बस कैनिमा पर फोकस करना चाहिए। लीजन भी वहीं पर होता है। वो उन तीनों वेयरवुल्फ से कहता है कि वो उनकी हेल्प करेगा, लेकिन पहले वो ये जानना चाहता है कि वो लोग जैक्सन को पकड़ने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या मारने के लिए। डेरिक कहता है मारने के लिए, लेकिन स्कॉट उसको इंटरप्ट करता है और कहता है कि वो लोग जैक्सन को सेव करना चाहते हैं। डीटन उनको कुछ जार्स दिखाता है जिन पर अलग अलग सिंबल्स बने होते हैं। डीटन कहता है कि उन जार्स में ऐसा कुछ नहीं है जो उनको कैनिमा के वेनम से इम्यून कर सके। डीटन उनसे कैनिमा की वीकनेस के बारे में पूछता है तो डेरिक बताता है कि कैनिमा पानी से डरता है। स्कॉट कहता है कि पर जैक्सन तो बहुत अच्छा स्विमर है और स्कूल की स्विमिंग टीम का कैप्टन भी है। ये सुन के डीटन उनको बताता है कि ज़रूर उस कैनिमा का मास्टर स्विमिंग पूल या पानी से डरता होगा और तभी कैनिमा ने अपने मास्टर की वीकनेस को मैनिफेस्ट करके अपनी वीकनेस बना लिया है। डीटन कहता है कि उनको एक नहीं बल्कि दो लोगों को पकड़ने के लिए जाल बिछाना होगा, एक कैनिमा और दूसरा उसका मास्टर। डेरिक पूछता है कि उस कैनिमा ने उस हस्बैंड को तो मार दिया था, पर उसकी वाइफ को क्यों नहीं मारा, ऐसा क्यों। स्कॉट कहता है कि वो औरत प्रेग्नेंट थी और जैक्सन की मॉम भी प्रेग्नेंट थी जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। मे भी शायद इसलिए कैनिमा ने उस औरत को बख्श दिया हो। लेकिन आइजक को कुछ और ही लगता है। वो कहता है कि लेजेंड्स के अकॉर्डिंग कैनिमा सिर्फ मर्डरर्स को मारता है और उस औरत का अनबॉर्न चाइल्ड कोई मर्डर नहीं था, इसलिए कैनिमा ने उस औरत को बख्श दिया होगा। स्कॉट कहता है कि फिर तो शायद आइजक के डैड ने भी किसी का खून किया होगा, तभी कैनिमा ने उनको मारा। आइजक कहता है कि हो भी सकता है, उसके डैड किसी भी हद तक गिर सकते थे। डीटन कहता है कि इस सबसे एक बात तो कंफर्म हुई है,
जो चीज़ कैनिमा को अफेक्ट करती है वो उसके मास्टर को भी अफेक्ट करती है, जैसे कि स्विमिंग पूल या पानी। साल्स और स्कॉट को लगता है कि वो कैनिमा अपना नेक्स्ट मर्डर उस रेव पार्टी में करेगा, इसलिए जैक्सन ने उस पार्टी की टिकट्स खरीदी हैं। इसलिए वो दोनों भी उस पार्टी में जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास टिकट्स नहीं होती। आइजैक दो बंदों को पीटता है और उनकी टिकट्स छीन के स्कॉट और साल्स को दे देता है। स्कूल में स्कॉट और एलिसन चुपके से क्लासरूम में मिलते हैं। स्कॉट कहता है कि मे बी उन दोनों को दूसरे लोगों के साथ डेट पर जाने की एक्टिंग करनी चाहिए, ताकि किसी को पता ना चले कि वो दोनों अभी भी एक साथ हैं। एलिसन बताती है कि मैट ने उसको अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछा है। स्कॉट कहता है कि ये तो अच्छी बात है, एलिसन को मैट के साथ जाना चाहिए और सबके सामने यही दिखाना चाहिए कि अब वो मैट के साथ है। इसके बाद स्कॉट और एलिसन किस करने लगते हैं, पर उनको ये नहीं पता होता कि एलिसन की मॉम विक्टोरिया उनको बाहर से चुपके से देख रही है। उन दोनों को एक साथ देख के विक्टोरिया बहुत गुस्सा हो जाती है। एनिमल क्लिनिक पर डीटन स्टार्स और स्कॉट को केटामाइन नाम की एक डोज देता है, जो जैक्सन को थोड़ी देर के लिए बेहोश कर देगी और वो लोग उसको इजीली ट्रैप कर पाएंगे। इसके बाद डीटन स्टार्स को कहता है कि उसको भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना होगा। साल्स को वो रेव पार्टी वाली बिल्डिंग के चारों ओर माउंटेन ऐश से एक बाउंड्री बनानी होगी, ताकि जैक्सन उस बिल्डिंग से बाहर ना निकल पाए। डीटन बताता है कि उसके क्लिनिक में भी कहीं जगह ऐशवुड लगा है और वेयरवुल्व्स माउंटेन ऐश को क्रॉस नहीं कर पाते, जो शायद कैनिमा भी ना कर पाए। स्टाइल्स थोड़ा रिलक्टेंट होता है, वो अकेले ये सब कैसे करेगा, लेकिन डीटन उसको खुद पर और अपनी इमेजिनेशन पर भरोसा रखने के लिए कहते हैं। डीटन को पूरा यकीन है कि स्टाइल्स ये काम अकेले कर सकता है। आर्जेंट हाउस में सब हंटर्स जैक्सन को पकड़ने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। क्रिस अपनी टीम को बताते हैं कि जैक्सन आज रात एक रेव पार्टी में जा रहा है। एलिसन भी उस पार्टी में जा रही है। वो जैक्सन को उस पार्टी से बाहर ले आएगी और तभी सब हंटर्स उस पर अटैक कर देंगे। एलिसन के वहाँ से जाने के बाद जेरार्ड अपनी कुछ और पिल्स खाते हैं और कहते हैं कि एलिसन को लग रहा है कि वो लोग जैक्सन को सिर्फ पकड़ेंगे, पर ऐसा नहीं है, वो लोग उस कैनिमा को जान से मार देंगे। शरीफ अपने घर आते हैं तो स्टाइल्स देखता है कि उनके पास उनका बैच और गन नहीं है। शरीफ बताते हैं कि स्टाइल्स के रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर और पुलिस वैन चुराने की वजह से शरीफ को डिपार्टमेंट ने सस्पेंड कर दिया है। ये सुन के स्टाइल्स गिल्टी फील करने लगता है। वो अपने डैड से पूछता है कि वो स्टाइल्स पर गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हैं। शरीफ कहते हैं कि वो अपनी जॉब की वजह से ऑलरेडी बुरा फील कर रहे हैं और अगर स्टाइल्स पर गुस्सा करेंगे तो उनको और बुरा लगेगा। स्कॉट उस रेव पार्टी में आ जाता है। वो देखता है कि एलिसन और मैट भी वहाँ पर है। स्कॉट एलिसन को बात करने के लिए साइड में ले जाता है और उस पर गुस्सा करता है कि वो वहाँ क्या कर रही है। स्कॉट उसको बताता है कि वो लोग उस पार्टी में जैक्सन को पकड़ने वाले हैं। एलिसन बताती है कि उसके डैड और बाकी के हंटर्स भी वहाँ आने वाले हैं जैक्सन को पकड़ने के लिए। ये सुन के स्कॉट और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या एलिसन को स्कॉट पर ट्रस्ट नहीं है, जो उसने अपने डैड को जैक्सन के बारे में बता दिया। एलिसन कहती है कि वो तो बस सबकी हेल्प करना चाहती थी। स्कॉट फ्रस्ट्रेट हो जाता है और एलिसन को कैनिमा और उस फाइट से दूर रहने को कहता है फॉर हर ओन सेफ्टी। स्कॉट आइजैक को वो जैक्सन को बेहोश करने वाला इंजेक्शन देता है और उसको बताता है कि स्कॉट हंटर्स को रोकने जा रहा है, ताकि वो हंटर्स उनके प्लान को इंटरप्ट ना कर पाएं। स्कॉट आइजैक को केयरफुल रहने को कहता है। आइजैक को लगता है कि स्कॉट उसको जैक्सन को हर्ट ना करने के लिए बोल रहा है, लेकिन स्कॉट कहता है कि वो आइजैक को अपना ध्यान रखने के लिए कह रहा है। डेरिक और बॉयड हंटर्स को उस पार्टी से बाहर ही रोकने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से वो हंटर्स उन दोनों पर गोलियां चलाने लगते हैं और बॉयड को कुछ गोलियां लग जाती हैं। बॉयड कहता है कि उसके वुंड्स हील नहीं हो रहे हैं। डेरिक उसको बताता है कि वो हंटर्स वुल्फस्पेन वाली बुलेट्स यूज़ कर रहे हैं। डेरिक बॉयड को वहाँ से जाने को कहता है ताकि बॉयड की जान बच पाए। उस पार्टी में आइजैक जैक्सन को वो केटामाइन इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देता है। साल्स उस बिल्डिंग के बाहर माउंटेन ऐश से चारों ओर लकीर खींच रहा होता है। रात थोड़ी कम पड़ जाती है। तभी साल्स को डीटन की कही बात याद आती है कि उसको अपनी इमेजिनेशन पर भरोसा करना चाहिए और साल्स अपनी आंखें बंद करता है और इमेजिन करके वो लाइन खींचने लगता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसने वो बाउंड्री पूरी कंप्लीट कर दी है। स्कॉट भी उस बिल्डिंग से बाहर आता है कि तभी एलिसन की मॉम विक्टोरिया अपनी कार से स्कॉट को उड़ा देती है और स्कॉट बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि वो उसी बिल्डिंग के एक पीछे वाले रूम में है और विक्टोरिया ने एक वेपोराइजर में वुल्फस्पेन डाल के उस रूम में चलाया हुआ है, जिस वजह से स्कॉट को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। विक्टोरिया उसको बताती है कि वो स्कॉट को मारने वाली है। जैसे जैसे वो रूम उस वुल्फस्पेन की स्मेल से भरेगा, वैसे वैसे स्कॉट का सांस लेना और भी मुश्किल हो जाएगा
और वैसे भी स्कॉट को पहले अस्थमा था, तो सबको यही लगेगा कि स्कॉट अस्थमा अटैक की वजह से मर गया। मैट और एलिसन उस पार्टी में डांस कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि उनके केमिस्ट्री टीचर मिस्टर हैरिस भी उसी पार्टी में हैं और उनके साथ एक यंग लड़की भी है। मिस्टर हैरिस एम्बैरस हो जाते हैं और अपनी डेट को कहते हैं कि उन्होंने उससे कहा था कि उनको उस पार्टी में नहीं आना चाहिए क्योंकि वहाँ उनके स्टूडेंट्स भी होंगे। सार्स, एरिका और आइजैक जैक्सन की अनकॉन्शियस बॉडी के थ्रू उस कैनिमा के मास्टर से बात करने की कोशिश करते हैं। वो मास्टर जैक्सन के थ्रू उनसे बात करता है और उनको बताता है कि जितने भी लोगों को उसने अब तक मारा है वो सब खूनी थे, उन सब ने उस मास्टर का खून किया था। उस बिल्डिंग के बाहर जेरार्ड भी नोटिस करते हैं कि किसी ने पूरी बिल्डिंग के चारों ओर माउंटेन ऐश से सर्कल बना दिया है। मैट और एलिसन बात कर रहे होते हैं। मैट उसको अचानक से किस करता है पर एलिसन पीछे हट जाती है। ये देख के मैट एलिसन को सॉरी बोलता है और एलिसन वहाँ से चली जाती है। जैक्सन कैनिमा में ट्रांसफॉर्म होने लगता है तो स्टाइल्स, एरिका और आइजैक उस रूम से बाहर आ जाते हैं और डोर ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कैनिमा दीवार तोड़ के बाहर आ जाता है और उस टिकट सेलर लड़की को मार देता है। स्टाइल्स भाग के उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है जहाँ उसको डेरिक मिलता है। आइजैक और एरिका भी उसके पीछे आते हैं पर वो उस माउंटेन ऐश की लकीर को क्रॉस नहीं कर पाते। विक्टोरिया स्कॉट को ताना मारती है कि स्कॉट एक लोन वुल्फ यानी कि एक ओमेगा है और ओमेगा ज़्यादा दिन जिंदा नहीं बच पाते क्योंकि वो अकेले होते हैं और कोई उनकी हेल्प करने नहीं आता। स्कॉट विक्टोरिया को बताता है कि वो अकेला नहीं है और फिर वो हाउल करता है ताकि डेरिक तक उसकी आवाज़ पहुंच जाए और यही होता है। डेरिक को स्कॉट की हाउल सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि स्कॉट किसी मुसीबत में है। डेरिक स्टाइल्स को वो माउंटेन ऐश की लाइन ब्रेक करने को कहता है ताकि डेरिक स्कॉट को बचाने अंदर जा पाए। डेरिक स्कॉट को ढूंढ लेता है कि तभी विक्टोरिया पीछे से उस पर हमला कर देती है। डेरिक पर भी वुल्फस्पेन की स्मेल का असर होने लगता है। वो विक्टोरिया से फाइट करता है और फिर विक्टोरिया वहाँ से भाग जाती है। शेरिफ सस्पेंड हो चुके हैं लेकिन फिर भी वो उस क्राइम सीन पर आते हैं। वो ये चेक करना चाहते हैं कि क्या उनकी 2006 वाले बैच वाली थ्योरी सही है, लेकिन शेरिफ देखते हैं कि उस विक्टिम लड़की की एज तो 24 के आसपास ही लग रही है पर उसका नाम उस केमिस्ट्री क्लास वाली लिस्ट में नहीं होता। डेरिक स्कॉट को डीटन के पास ले आता है और डीटन स्कॉट की ट्रीटमेंट करता है। वो डेरिक की भी हेल्प करता है तो डेरिक उसको थैंक्स बोलता है। फिर हम देखते हैं कि मिस मोराल भी रिसेप्शन एरिया में बैठी है। वो डीटन से पूछती है कि क्या वो उन बच्चों को ये सब कुछ खुद ही हैंडल करने देगा। डीटन कहता है कि वो उन बच्चों को ओवर एस्टिमेट कर रही है, उन बच्चों में बहुत काबिलियत है। फिर मिस मोराल उससे पूछती है कि क्या डीटन ने उन लोगों को आने वाले खतरों के बारे में बताया है। डीटन कहता है कि अभी उसने नहीं बताया क्योंकि वो लोग इस समय ऑलरेडी कई प्रॉब्लम्स में फंसे हैं। फिर हम देखते हैं कि क्रिस उस रेव पार्टी वाली बिल्डिंग के बाहर होते हैं। तभी विक्टोरिया वहाँ आती है। उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही होती है और हमें पता चलता है कि जब वो डेरिक के साथ फाइट कर रही थी तब डेरिक ने उसको काट लिया था। ये देख के क्रिस शॉक्ड हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।